वेलकम टू माय चैनल। सी प्रोग्रामिंग की पिछली वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉमा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और उनके भी क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमा ऑपरेटर से और समझते हैं कॉमा ऑपरेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कॉमा ऑपरेटर हमें हेल्प करता है अलग अलग एक्सप्रेशंस को एक ही एक्सप्रेशन में एक साथ लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप अगर नॉर्मली दो नंबर को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, आपने दो नंबर के अंदर वैल्यू डाली और आपने लिखा सम इक्वल टू a प्लस बी। तो दो नंबर को ऐड करके 5 + 7 12 आपका सम में चला जाएगा। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को कॉमा ऑपरेटर से बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपने एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है सम इक्वल टू ब्रैकेट a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 7 कॉमा a प्लस बी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगा कॉमा ऑपरेटर की हेल्प से। कॉमा ऑपरेटर कहता है जब भी मैं होऊंगा किसी एक्सप्रेशन में इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर और ये ऐसा सेपरेट किया हुआ है, तो लेफ्ट टू राइट आपको चलना है और जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन है उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको इस सम के अंदर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ असाइन करना है। तो ए में 5 है, देन बी में 7, ऐसे असाइन हो गया। देन ए प्लस बी किया यानी 5 + 7 12, तो ये 12 फाइनल आंसर सम में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 12 सम में असाइन हो गया और आपका दो नंबर का एडिशन हो गया। अब अगर आपको ये कोड दिया गया है तो क्या आप इसका आउटपुट बता सकते हैं कि क्या आएगा, जिसमें कि आपको फाइनली ए बी और सम में क्या आएगा वो आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ए में 10 है और बी में 20 है, तो इस लाइन से क्या होगा, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ए में 5 आ जाएगा यानी कि ये 10 मिट जाएगा, बी इक्वल टू 7 होगा सेकंड पर, तो ये 7 बी में चला जाएगा। दैट मीन्स दोनों वैल्यू ओवरराइट हो गई। अब सब में क्या आएगा, सब में जो भी लास्ट वाली एक्सप्रेशन है उसका आंसर आएगा। लास्ट वाली क्या है, b इक्वल टू 7, तो यानी यहाँ से आपका आंसर आया 7। ये b में भी चला गया और यहाँ पेस्ट भी हो जाएगा, ये फाइनल 7 सम में जाएगा। तो इस सम में आ गया 7। तो दैट मीन्स ए में 5, बी में 7 एंड सम में 7। ना अब आपको यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए आपने लिखा इंट सम, उसके बाद अगली लाइन में लिखा सम इक्वल टू ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 7 सी इक्वल टू 8। अब इसमें कोई भी आपके ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं जैसा कि आपने यहाँ पर देखे थे। नाउ अब इसमें क्या आंसर आएगा, तो ये एक्चुअल में वैलिड है। जब भी आपका ऐसा दिखे कि कोई भी ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर कॉमा भी लग रखे हैं यानी कॉमा से सेपरेटेड है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपके कॉमा और इक्वल टू ऑपरेटर ये दोनों यूज हुए हैं। अब सी में एक रूल होता है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इक्वल टू और कॉमा में इक्वल टू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इससे हुआ क्या, जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे सम इक्वल टू ए, तो क्या होगा, ए में जो भी आंसर होगा वो इस सम के अंदर चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि ए के अंदर क्या आएगा, करेक्ट। तो क्योंकि इक्वल इक्वल दिख रहा है तो ये क्या होगा, दो इक्वल जैसा हमने पढ़ के आए थे, दो असाइनमेंट होते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को एक मान लेगा और अब ये काम करेगा। और आपने पढ़ा था डबल इक्वल में जब होते हैं तो आपको राइट टू लेफ्ट चलना होता है। तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा, 5 को खींच लेगा ए के अंदर, यानी ए में आपका 5 आ जाएगा। देन इस टोटल लाइन की जगह 5 आ गया, अब ये 5 सम में चला जाएगा, तो डेट में सम में भी क्या आ जाएगा, 5, करेक्ट। कॉमा तो उसके बाद है, वो सारा इग्नोर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कि सम इक्वल टू 5 7 8 है और कोई यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, तो क्या होगा, तो इसमें भी सेम वही होगा जैसा इसमें हुआ था। सम इक्वल टू 5 देखते ही ये 5 सम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कॉमा है, बाकी सारी लाइनें इग्नोर हो जाएंगी। अब इसका क्या आंसर आएगा, सम इक्वल टू ब्रैकेट लगा हुआ है 5 7 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहला है 5 ओके, 7 ओके, 8 ओके। अब सम में क्या जाएगा, जो सबसे लास्ट वाली है दैट मीन्स 8। तो आपको ये देखना है अगर ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो पहले ही असाइन हो जाएगा और ब्रैकेट लगे हैं तो सबसे लास्ट वाली असाइन होगी वैल्यू। नाउ ये वाली लाइन जो है इसमें एरर है,
इंट सम इक्वल टू 5 7। एरर क्या है, अगर आपने जहां डिक्लेयर किया है उसी के इक्वल टू करके आपने बिना ब्रैकेट के, ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट नहीं है, और 5,7 ऐसे करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख दी, तो ये गलती हो जाती है। तो क्या होता है, जो कॉमा ऑपरेटर है वो दो तरह से काम करता है, ऑपरेटर भी होता है और सेपरेटर भी होता है। तो यहाँ पर जो इंट सम इक्वल टू 5,7 है, यहाँ वो सेपरेटर के जैसे काम करता है कॉमा ऑपरेटर, और यहाँ पर उसने ऑपरेटर के जैसे काम किया है। तो यहाँ क्या होता है एक्चुअल में, इंट सम इक्वल टू 5,7 का मतलब होता है कंपाइलर जैसे इस वेरिएबल को देखते हैं डिक्लेयर हुआ है अभी, उसे उसी समय इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू चाहिए होती है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि इस 5 के बाद सेमीकोलन हो, मतलब इसके बाद कुछ भी ना हो। तो अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो कॉमा लगा हुआ है, तो यानी इसे इनवैलिड ऑपरेटर दिख गया, उसे सेमीकोलन तो दिखा नहीं 5 के जस्ट एकदम बाद, तो इसलिए वो एरर दे देता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप इसको कुछ वैलिड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर या तो ब्रैकेट लगा लीजिए, तभी ये चल पाएगा, तभी नॉर्मल चलेगा कि आपका यहाँ पर जो 7 है यानी लास्ट वाली जो वैल्यू है वो सम के अंदर चली जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको सी प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं कि कैसे ये आपको आउटपुट देगा। तो मैंने यहाँ 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो हम इसको रन करा के देखते हैं कॉमा ऑपरेटर के प्रोग्राम को। तो देखिए मेरा आंसर 12 आ गया 2 नंबर को ऐड करके, जैसा हमने डिस्कस किया था। अब अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँ तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया था 5 आ जाएगा, ये सम इक्वल टू ए इक्वल टू 5, 5 ए के अंदर जाएगा और 5 फिर यहाँ से सम के अंदर जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा था, आपका 5 आ रहा था, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए 5 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो मेरा आंसर 9 आना चाहिए सम का। तो देखिए जैसा डिस्कस किया था, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 9 सम के अंदर चलेगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये हमें अपने ऑपरेंड का साइज बताएगा। अब इसके जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, या डेटा टाइप भी हो सकता है, और ये हमको बताएगा कि वो मेमोरी में कितना बड़ा स्पेस या साइज लेता है, यानी कितने बाइट्स लेता है, ये वो हमको एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ऐसा लिखा साइज ऑफ, और यहाँ पर लिखा 5, तो 5 एक आपका क्या है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है। अब 5 इंटीजर नंबर है, तो आपको पता होगा कि इंटीजर का जो कोई भी इंटीजर वेरिएबल होता है, इंटीजर तरह की चीज होती है, उसका कितना साइज होता है सी में, 4। और ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे वाले कंपाइलर में 4 आता है, तो आप 4 कह सकते हैं। साइज ऑफ 10.5। अब यहाँ पर ये जो 10.5 आपको दिख रहा है ये क्या है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई कांस्टेंट नंबर दे दें, डायरेक्ट नंबर दे दें, और वो आपको फ्लोट जैसा दिख रहा है, तो वो कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट फ्लोट, ऐसा कोई नंबर है कांस्टेंट फ्लोट वाला, वो एक्चुअल में डबल कहलाता है जब आप ऐसे यूज कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिख करके। तो डबल का साइज कितना होता है, वो 8 आता है, तो वो मुझे 8 बताएगा, करेक्ट, यानी 8 बाइट। साइज ऑफ 10.5 एल, इस एल का मतलब है लॉन्ग डबल। ठीक है, तो ये 10.5 फ्लोट नहीं है ना, ये डबल है, ये लॉन्ग डबल डेटा टाइप है। तो आपको पता है लॉन्ग डबल डेटा टाइप का क्या आंसर आता है, आप कहेंगे 12, क्योंकि मेरे कंपाइलर में 12 देता है। आपके सिस्टम में जो भी आता हो वो आप देख चेक कर सकते हैं। मेन बात है यहाँ लॉन्ग डबल माना जाएगा इस पूरे नंबर को। अब नाउ नेक्स्ट है साइज ऑफ इंट। यहाँ आपने डेटा टाइप का नाम दे दिया, तो इंट डेटा टाइप कितने साइज का होता है, वो होता है 4, तो आपको इसका आंसर 4 मिलेगा। ऐसे ही फ्लोट डेटा टाइप का साइज कितना होता है, 4, तो साइज ऑफ फ्लोट कह देगा, फ्लोट का साइज बता दो, वो है 4। नाउ इस वाले में क्या है, आपने लिखा फ्लोट ए, फिर लिखा साइज ऑफ ए, तो ए जो वेरिएबल है वो मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा और स्पेस ले लेगा 4 बाइट। साइज ऑफ ए से क्या बोलेगा कि ए ने कितना स्पेस लिया है वो बता दो, ए ने कितना लिया है 4, तो ये आपको दे देगा 4, करेक्ट। तो आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो साइज ऑफ के अंदर, डेटा टाइप का नाम, या कोई भी कांस्टेंट नंबर्स का नाम दे सकते हो। तो हम इसको एक बार सी प्रोग्राम में चेक करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आते हैं हमारे। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है और मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि क्या क्या मेरे आंसर आते हैं। तो देखिए मेरे आंसर आ गए हैं, 5 इंटीजर है तो 4 आ रहा है, 10.5 डबल है आपका 8 आ रहा है, और 10.5 एल लॉन्ग डबल है तो 12 आ रहा है। बाकी इन सभी डेटा टाइप के मेरे साइजेस आ गए हैं जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर वॉइड का डेटा टाइप जो है उसका साइज आ रहा है 1, और जो बूल है उसका आ रहा है 1।
ध्यान देने की बात है, जब ये बूल आप डेटा टाइप यूज करेंगे जिसका साइज आपको 1 दिख रहा है, इसके लिए आपको हेडर फाइल stdbool.hc में यूज करनी है और ये बूल डेटा टाइप C99 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसे ही आपने साइज ऑफ ए लिखा है और ए फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है, तो उस वेरिएबल का साइज भी आपको दिख गया है कि साइज ऑफ ए आ रहा है आपका 4। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड लेकर के काम करता है। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और यहाँ आपको कॉलन। इसके इधर की तरफ होगा टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब जिस भी एक्सप्रेशन को आप चेक करना चाहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर का जिसका आपको नाम दिख रहा है, ये कुछ कंडीशन के बेसिस पर आपको रिजल्ट देगा। तो ये कैसे काम करता है, जो टेस्ट एक्सप्रेशन जो आपको दिख रही है, ये चेक होगी कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये पूरी एक्सप्रेशन चेक होने के बाद इसका आंसर या तो ट्रू माना जाएगा या फॉल्स माना जाएगा। इस तरह से इसको चेक किया जाएगा। अगर इसका आंसर ट्रू आया तो आपका एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होती है, यानी इसका आंसर जो भी आएगा वो आपका आउटपुट में चला जाएगा। और अगर इस टेस्ट एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आया तो आप एक्सप्रेशन 2 के पास जाएंगे, एक्सप्रेशन 1 को पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे। करेक्ट? तो यानी कि या तो एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगी या एक्सप्रेशन 2 बेस्ड ऑन टेस्ट एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आता है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए में 10 है, बी में 4 है और आप यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। तो यहाँ पर 10 ग्रेटर देन 4, क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। नाउ ट्रू आने पर आप जाते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 पर। अब एक्सप्रेशन 1 क्या है? ए। ये सिंपल, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है यानी कि, तो ये क्या होगा, 10 चला जाएगा आपका यहाँ पर मैक्स के अंदर। तो ये इस तरह से काम करता है और आपका मैक्स के अंदर आ जाएगा 10। तो बेसिकली अगर आप ये देखें, ये क्या कर रहा है, अगर ए बी से बड़ा है यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लार्जर देन बी, तो आपका ए जाता है मैक्स में। और अगर ये उल्टा होता, मतलब ए के अंदर होता आपका 4 और बी के अंदर होता आपका 10, दैट मीन्स क्या 4 10 से बड़ा है? वो तो गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा मतलब फॉल्स। फॉल्स होने पर आप किसके पास जाएंगे? एक्सप्रेशन 2 यानी बी के पास। तो बी वाला जो रिजल्ट होगा यानी कि 10, वो आपका चला जाएगा किसके अंदर? मैक्स के अंदर। यानी कि अब मैक्स के अंदर 10 आ गया लेकिन बी से आया है। तो यानी कि हर बार मैक्स के अंदर कौन आ रहा है? जो कि बड़ा नंबर होता है। तो डेट मीन्स आप कंडीशनल ऑपरेटर लगा करके एक सिंगल लाइन में ये पता कर सकते हैं कि 2 नंबर्स में से मैक्सिमम कौन है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर आप ये लिख रहे हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके ही कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए, बस यहाँ एक्सप्रेशन होनी चाहिए और उसका जो भी आंसर आएगा, अगर वो 0 है तो वो फॉल्स माना जाएगा और अगर वो आंसर नॉन जीरो है तो वो ट्रू माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका काम होगा। तो अब हम एक बार इसको देखते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो देखिए मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। मेरा आंसर आया 10, क्योंकि 10 आपका 4 से बड़ा है। मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है जैसे हमने डिस्कस किया था। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चेंज कर दूं कुछ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर मैंने मैक्स वेरिएबल नहीं लिया है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ए ग्रेटर देन बी लिखा है, फिर मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और मैंने कंडीशनल ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, 10 4 से बड़ा है, ये चेक होगा, वो तो ट्रू है। तो ये आपका कॉलन के इस वाले एक्सप्रेशन पे जाएगा, किस पर? ए इज ग्रेटर पर, और ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। हम देखते हैं इसको कि ये काम करेगा। तो यस, ये काम कर रहा है। मेरा आंसर आ रहा है ए इज ग्रेटर। दैट मीन्स आप कॉलन के लेफ्ट और राइट पे कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बस वो ए ग्रेटर देन बी जो भी आपको आउटपुट देगा उसके अकॉर्डिंग आपका या तो ए वाला आंसर आएगा या बी वाला आंसर आएगा। अगर मैं इस ए ग्रेटर देन बी को मिटा करके केवल बी लिख देता हूँ तो इससे भी मेरा आउटपुट देखिए कुछ ना कुछ आएगा, बस कंपाइलर एरर नहीं आएगा। तो देखिए मेरा आंसर आ रहा है ए इज ग्रेटर। वो सिंपली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बी लिखा है, बी का मतलब है 4 और 4 ट्रू है या फॉल्स है ये चेक होगा। 4 तो एक ट्रू वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए तो ट्रू है तो आपका प्रिंट ए इज ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर आ रहा है ए इज ग्रेटर। तो डेट मीन्स आप सिंपल कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है रिलेशनल ऑपरेटर ही इधर यूज करें एज अ टेस्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, ये ऑपरेटर हमारी वैल्यूज को इंक्रीमेंट यानी बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है प्लस प्लस, ये क्या करता है,
आपकी वैल्यू को एक बढ़ा देता है, और माइनस माइनस क्या होता है, ये आपकी करंट वैल्यू को, वेरिएबल के अंदर जो करंट वैल्यू होती है उसको एक डिक्रीज कर देता है। ये दोनों ऑपरेटर आपके यूनरी ऑपरेटर होते हैं, मतलब इनको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा है कि x इक्वल टू 2 और आपने लिखा प्लस प्लस एक्स, तो फाइनली अगर कोई पूछे कि x में क्या आंसर आएगा, तो शुरू में x इक्वल टू 10 था, इस प्लस प्लस एक्स का मतलब है x की वैल्यू को एक बढ़ा दो, तो वो 10 से क्या बन जाएगा 11, तो फाइनली x में क्या आ जाएगा 11। ना उसी तरह से y इक्वल टू 20 है और आपने लिखा माइनस माइनस वाई, मतलब y की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर दो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डेट मीन्स y में 20 है। अब माइनस y करने से आपका ये वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, दैट मीन्स 19 हो जाएगी। तो यानी कि फाइनल आंसर y में आपका 19 है, करेक्ट। यहाँ पर जो आपको ये प्लस प्लस एक्स दिख रहा है, आप इसको एक्स प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। उसी तरह से जो ये आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिख रहा है, आप इसको y माइनस माइनस यानी बाद में भी लगा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस कि आपका जो ये प्लस प्लस है, ये आपका ऑपरेंड के लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, इसके बेसिस पर इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। और वो कैटेगरी होती है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। प्री इंक्रीमेंट मतलब जो आप एक्स से पहले अगर आप कोई भी ऑपरेंड लगा देते हैं प्लस प्लस, तो आप कहेंगे ये प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब अगर कोई वेरिएबल है लेट्स से एक्स और उसके बाद में आप प्लस प्लस लगा रहे हो, तो आप इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अब आप ये कैसे काम करेगा वो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो आपको यहाँ कोड स्निपेट दिख रहा है कि x के अंदर आपका 10 लिखा है, राइट। प्लस प्लस एक्स, इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू को 1 बढ़ा दो। तो ये मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब आप x इक्वल टू एक्स प्लस वन या प्लस प्लस एक्स लिखें एक ही बात है। तो x को प्लस वन कर दो और फिर वो जो वैल्यू आई है अपडेटेड वैल्यू वो x में इंसर्ट कर दो। तो x में 10 है, 10 प्लस वन 11, 11 जो यहाँ से आया वो आपने x में डाल दिया, तो आपका यहाँ पर 11 आ गया, करेक्ट। तो अगर आप इसके बाद पूछते हैं x की वैल्यू क्या है, तो 11 है। ना अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है समझना, जब आपको ये y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कंपाइलर इस लाइन को दो पार्ट में तोड़ता है। ये इक्वलेंट है कि पहले आपको x को इंक्रीमेंट करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इंक्रीमेंट दी वेरिएबल वैल्यू एंड अपडेट दिस इन मेमोरी। तो आप x को बढ़ाओगे, यानी कि इसका मतलब है x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो और x में ही असाइन कर दो, अपडेट कर दो। फिर उसके बाद देन यूज दी वैल्यू, दैट मीन्स जो भी आपका यहाँ से आंसर आया होगा वो यानी कि इसमें आया होगा, अब इस वाले रिजल्ट को आप इस y के अंदर डाल दो। तो ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, यानी कि डाल दो का मतलब x की वैल्यू को y के अंदर, दैट मीन्स उसे यूज कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि x के अंदर कितना रखा हुआ है 11, तो ये क्या करेगा x की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, दैट मीन्स 12। तो ये x प्लस वन 12 और ये मेमोरी के अंदर 12 अपडेट हो जाएगा, अभी हो गया, करेक्ट। अब ये 12 आपका y के अंदर जाएगा, तो y के अंदर भी क्या आ जाएगा 12, दैट मीन्स y के अंदर आपका आ गया 12। तो दैट मीन्स x पहले बढ़ा और उसने y के अंदर भी अपडेट कर दिया, तो यहाँ दोनों की वैल्यू 12 आ गई। ना अब आपको यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम दिख रहा है x इक्वल टू 10 और x प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैंने लिखा x की वैल्यू को 10, x प्लस प्लस का मतलब वही है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ y इक्वल टू लिखा था, तो ये दो स्टेप में जा रहा था, है ना। अब क्योंकि x प्लस प्लस अकेला लिखा है, तो आपका इधर इक्वल टू y है नहीं, तो मैं इसके आगे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में हो जाएगा कि x की वैल्यू को एक बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 11, जैसा कि नॉर्मल दिख रहा था 11। तो एक्चुअल में जो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको पोस्ट इंक्रीमेंट के, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है जब ये सिंगल होता है, मतलब इसके इधर इक्वल टू वाई इक्वल टू या कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, अब आपको ये इंपॉर्टेंट समझना है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपने लिखते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो कंपाइलर इसको दो पार्ट में तोड़ता है, क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में यूज हुआ है,
तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि ये x की वैल्यू y के अंदर जाती है, दैट मीन्स x की वैल्यू y के अंदर जाएगी, ये पहला पार्ट होगा। तभी मैंने लिखा है फर्स्ट यूज द वैल्यू फॉर प्रिंटिंग या फर्दर यूज। तो यहाँ पर यूज हो रहा है क्या, x की वैल्यू y में यूज हो रही है, जा रही है। अब क्या होगा, अब ये प्लस प्लस काम करेगा सेकेंड स्टेप पर, दैट मीन्स नाउ x विल बी इंक्रीमेंटेड, करेक्ट। यानी कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से देखें, इस लाइन तक x की वैल्यू 11 है, ओके। नाउ ये पहले x y के अंदर जाएगा, तो x की वैल्यू 11 y के अंदर चली गई, तो y के अंदर आपका यही वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इंक्रीमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, पहले ये y के अंदर चली जाएगी, यानी ओल्ड वैल्यू ऑफ x विल गो इन y। नाउ x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नाउ x की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, अब इंक्रीमेंट होगी, दैट मीन x की वैल्यू 12, तो y के अंदर पुरानी वैल्यू स्टोर होगी। तो अगर आप कहें y के अंदर क्या है 11 और x के अंदर क्या है 12, तो ये आपको ये ध्यान देना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है जब आपकी ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि इक्वल टू के अलग कुछ और भी लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को कि इसका क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे ये प्री इंक्रीमेंट काम करता है या पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट वो भी वैसे ही काम करेगा जैसा कि ये दोनों कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है a इक्वल टू 5, दैट मीन्स a के अंदर हमारा 5 रखा हुआ है, ओके। नाउ a से क्या प्रिंट होगा 5 प्लस प्लस a का क्या मतलब है, a को बढ़ा दो एकदम, तो a को एकदम बढ़ा देंगे, दैट मीन्स a इक्वल टू a प्लस 1 कर दो, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। 5 प्लस 1 6, a में 6, मेमोरी में 6 चला गया है, और जो यहाँ से 6 आया है वो अब यूज हो जाएगा कैसे, प्रिंटिंग के लिए, तो इसका आंसर आया 6, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि a की वैल्यू को प्रिंट कराओ, पिछली बार a की वैल्यू 6 हो गई थी तो 6 आ जाएगा। अब लिखा है a प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू यूज होगी, तो जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि x की वैल्यू y के अंदर जा रही थी यूज होने, यहाँ पर यूज होने का क्या मतलब है, a की वैल्यू पहले प्रिंट होने के लिए चली जाएगी, तो a की वैल्यू अभी क्या है 6, दैट मीन्स यहाँ प्रिंट होगा 6, और बाद में यानी कि इस एक्सप्रेशन पे आने से पहले अब ये a प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7, और वो यहाँ 7 चला जाएगा, क्लियर। तो जैसे पहले स्टेप में हो रहा था कि a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी देन प्रिंट होगी, लेकिन पोस्ट वाले में ऐसा नहीं होगा, पोस्ट वाले में पुरानी वैल्यू पहले प्रिंट होगी, यूज होने के लिए चली जाएगी। नाउ तो यानी कि इस वाले आंसर से भी इस a से क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले a की वैल्यू अब अपडेट हो गई थी। नाउ माइनस माइनस a, तो ये a की वैल्यू को घटा देगा और पहले ही घटा देगा, तो दैट मीन्स a इक्वल टू a माइनस 1 हो जाए, a में 7 है तो अभी हो जाएगा 6, तो a में 6, यानी कि ये मेमोरी में अपडेट हो जाएगा 6, और यहाँ से आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। अब a की वैल्यू कह रहा है फिर से प्रिंट करो, तो आपको दिख रहा है 6। नाउ a माइनस माइनस दैट मीन्स बाद में घटाना, पहले पुरानी वैल्यू जो भी है उसको यूज कर लो, प्रिंट कर लो। तो अभी तक पुरानी वैल्यू क्या रखी थी a के अंदर, मतलब 6, आपका यहाँ से प्रिंट तो 6 होगा, लेकिन यहाँ आने से पहले वो a की वैल्यू घट जाएगी, कितनी है 6 है अभी, तो एक घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5, तो यानी कि यहाँ आकर अगर कोई देखे a में क्या है तो 5 है, तो यहाँ प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको सी प्रोग्राम में कि हमारा यही आउटपुट आ रहा है जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिख दिया है जो हमने डिस्कस किया था। अब मैं इसको चला करके दिखाता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं हमारे वही आंसर्स आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किए थे, 5 666 7 666 एंड 5। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, साइज ऑफ एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना लास्ट ऑपरेटर, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, क्वेरीज है, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।